हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, मैंने एक टेलीग्राम पे मैसेज डाला कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है ना। 1.5 महीने में तुम्हारा पेपर है, किस तरीके से तैयारी चल रही है। उसके अंदर एक 2-3 ऑप्शन डाले, एक अच्छा डाला, एक तबाही डाला, और एक डाला था कि भैया मोए मोए। और सारे के सारे लोगों ने उस मोए मोए पे क्लिक कर रखा है। बेटा तुम लोग सारे के सारे बहुत महान हो। ठीक है, महान का मतलब महान से भी महान हो। अगर महानता की कोई स्केल होगी ना तो बेटा तुम्हारे को एक वैल्यू रखा जाएगा टॉप पर, जो होता है ना 100 वैल्यू, वो वहाँ पे रखी जाएगी तुमको। क्या हरकतें हैं ये। 1-1.5 महीना बचा है और तुम लोग बोल रहे भैया हमारा सिलेबस शुरू करना है। अभी तो शुरू नहीं किया, बस सोच रहे हैं कर लेते हैं। महान हो बेटा, महान हो। तुम जैसे महान स्टूडेंट्स को पढ़ा करके हम आज बहुत बहुत धन्य हो गए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है तो तुम्हारे भैया ही। ठीक है, तो मदद तो तुम्हारी करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि भैया हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो रहा है कि भैया हम लोग सिलेबस तो ट्राई कर रहे हैं कवर करने का, पर सिलेबस जो है प्रॉपरली कवर नहीं हो पा रहा। थोड़े से टेंस्ड हो रहे हैं कि सिलेबस का टाइम पे कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम लोग से क्वेश्चंस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हम लोग जो हैं है ना पढ़ते तो हैं लेकिन दिमाग से निकल जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत सारे मीम्स हैं तुम लोग के लिए। तो एक मीम्स है ना, ये जैसे एक टैक्सी था, ठीक है, इधर से एक आदमी आकर के बैठ रहा है। ठीक है, वो एक चैप्टर इधर से डाला, एक चैप्टर उधर से निकल गया। अब उधर से उस चैप्टर को वापस ठूस रहे हो, इधर से वापस चैप्टर निकल जा रहा है। यही हो रहा है तुम्हारे साथ, यही हो रहा है तुम्हारे साथ। अब ऐसे कंडीशन में आखिर भैया करे तो करे क्या। 1.5 महीने में हमको पूरा सिलेबस कवर करना है और हमसे ना हो पा रहा। ठीक है, हमसे तो हो ही ना रहा। तो देखो अब ऐसे कंडीशन में एक ही तरीका है ना, कि तुम बैक बेंचर स्ट्रेटजी का फॉलो करना चाहिए। बैक बेंचर स्ट्रेटजी, भैया ये कौन सी स्ट्रेटजी है। देखो, एक होती है स्ट्रेटजी टॉपर्स वाली, है ना, साल भर पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और टॉप मारो एग्जाम में, वो होता है टॉपर स्ट्रेटजी। एक होता है बैक बेंचर स्ट्रेटजी, यानी कि जस्ट पास होने के लिए किस तरीके से पास होना है, बस वो होता है हमारा बैक बेंचर स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ऐसा तो तुम लोग पता है। ठीक है, जनरली भैया जो है तुम्हारी किसी तरीके की स्ट्रेटजी, किसी तरीके का प्लान ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करते। मैं उसके जैसे देखो, मैं क्या ना ये सब चीज़ों पर सपोर्ट नहीं करता बेटा। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग ना जो भोलापन होता ना कि भैया हमको बस कोई ये पार लगा दे, कोई आखिरी मोमेंट में बता दे कि 95% कैसे आ सकता है, 99% कैसे आ सकता है, हम पूरा 100% फोड़ के आएंगे, तो बेटा वो संभव नहीं है यार। ठीक है, पहली बात बता देते हैं तुमको एकदम कश। अगर तुमको देखना है तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, है ना, तुम्हारे पास लाखों वीडियोस होंगे जो तुमको आखिरी के 1.5 महीने में बेटा 95% फोड़ना सिखा देंगे। ठीक है, तो उनसे जाकर के ट्रेनिंग ले लेना। ठीक है, पर तुम्हारे परसेंटेज तो भी 95% नहीं आने वाले, और ये बात तो सत्य है। ठीक है, और कोई इस बात को पलट सके तो पलट के दिखा दे। ठीक है, हाँ, लेकिन पास हो सकते हो, और पास होने के साथ तुम 75% के ऊपर परसेंटेज ला सकते हो, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, है ना। अब भैया करना क्या है, वॉट वी हैव टू डू, यू हैव टू डू ओनली 3 स्टेप्स। मैं आज तुमको 3 तरीके बताने वाला हूँ जिस तरीके से तुम क्या बोलते हैं पूरे सिलेबस को 1.5 महीने तो क्या 1 हफ्ते के अंदर कवर कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। अगर मान के चलो ये वीडियो तुमने अभी नहीं देखी, अभी तो 1.5 महीना बचा है ना जब अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मालूम चला तुम इस वीडियो को देख रहे हो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 1 हफ्ते में भी हम लोग ये सिलेबस कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या 2 दिन में कवर कर सकते हैं? हाँ, हो जाएगा 2 दिन में भी कवर हो जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर हमारी टेक्निक है, ऐसी थोड़ी ना, निंजा टेक्निक। आइए तुमको बताते हैं बेटा। आज मैं तुम लोग के साथ 3 तो स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, और दूसरा मैं जो शेयर करने वाला हूँ वीडियो के अंदर वो रहेगा हाउ टू अप्रोच सब्जेक्ट्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से अप्रोच करना है वो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक और बच्चे ने मेरे को क्या बोलते टेलीग्राम पर टेक्स्ट किया हुआ था कि भैया मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करूँ, है ना। फिजिक्स का तो चलो समझ में आ गया, आपने बताया था, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, लेकिन इन लोगों कैसे डील करूं। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए किस तरीके से तुम लोग को अप्रोच रखनी है पढ़ते समय, वो भी तुम लोग को आज बता के चलूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो ऑब्वियसली होता है तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो ध्यान से सुनना इन सारी चीज़ों को और उसको अप्लाई करते चलना। ठीक है, आज तो हमारे साथ हुआ ये कि हमने इसके पहले एक बार और, है ना, यही सेशन रिकॉर्ड कर लिया था, पर दुर्भाग्यवश ठीक है वो डिलीट हो गया। एक तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है कि लाइव ले रहा हूँ बेटा, तो लाइव में क्या बोलते हैं वॉइस नहीं आती, है ना, तो लाइव डिलीट करना पड़ता है, पूरा 1-1.5 घंटे का वो भी डिलीट होना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा रहता है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं पूरी पढ़ाई करा देता हूँ, मालूम चला बाद में वीडियो, है ना, स्टार्ट ही नहीं किया था। तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, हालांकि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तुम और हम एक ही खेत की मूली हैं। आइए, तो बेटा सबसे पहला चीज़ होता है सिलेबस। जो सबसे पहला स्टेप है जो तुम लोग को करना है, दैट इज सिलेबस। बेटा सबसे पहले काम करो, सीबीएसई की साइट पर जाकर के एक बार सिलेबस खोलना, और सिलेबस खोलने के बाद वहाँ पे हर एक चैप्टर के अंदर के जो सब टॉपिक्स होते हैं यार, उसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
है ना। पहले क्या करना है बेटा, हमको सिलेबस रीड करना है। सिलेबस के अंदर में हम लोगों को भैया ये चेक करना है कि कौन से सब टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, मुझे क्या चेक करना है यार, सब टॉपिक्स का वेटेज। भैया ये मुझे वेटेज कैसे पता चलेगा? देख वेटेज अब तुमको एक्सपीरियंस से समझ में आना चालू हो जाना चाहिए, है ना। अब तुम मिड टर्म दे चुके हो बेटा, है ना, क्लास टेस्ट दे चुके हो, तुम्हारा प्री बोर्ड्स हो रखा है। इतने सारे एग्जाम देने के बाद इतने सारे सैम्पल पेपर अगर तुमने कभी जीवन में लगाए होंगे, कभी प्रैक्टिस के टाइम पर या दोस्त यार से भी बात की होगी, तो इतना तो पता चल ही जाता है कि भैया कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फीड की, तो वहाँ से यार इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन आना गारंटीड होता है। तुमने अब तक नोटिस कर लिया होगा इस बात को, तुम्हारे प्री बोर्ड में, मिड टर्म में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन आया ही होगा, क्योंकि वो जनरली रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से नहीं आया होगा तो गॉस थ्योरम से आया होगा। मतलब 2-3 ऐसे टॉपिक है भैया जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। चाहे आप कुछ कर लो, चाहे आप किसी भी साल में दे दो, है ना, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे ही करेंगे। सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है यार, तो वो कहाँ से रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले भैया देखना है सब टॉपिक्स का वेटेज, कि कौन से सब टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, और उस सब टॉपिक को गारंटीड तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। पहले के पहले उसको प्रिपेयर करो। हर चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं यार, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करना है। भैया इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? बताया ना। अब तक तो तुमको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है ना। हमने तो एक बार बताया भी है, हर चैप्टर के नीचे में बता भी देते हैं कि बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ये है ना। अगर चैप्टर का लेक्चर देखते हैं तो, पर मैं ये चाहता हूँ बेटा अगर तुम लेक्चर देखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो भी किस तरीके से तुम कवर करोगे इस सिलेबस को। यहाँ पे सुनो भाई, सब टॉपिक्स का वेटेज चेक करना है। ठीक है, और ध्यान देना ये जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग को लास्ट के टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है ना। लास्ट के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखना। ये अगर तुम 10th में देख रहे हो, चाहे तुम 11th-12th के कोई बच्चे हो वो देख रहे हो, सबके लिए है बेटा, सबके लिए ट्रू है ये हमेशा। लास्ट के टॉपिक्स जो है ना, हमेशा वहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा गारंटीड है। जनरली की बात करो, जैसे अब तुम केमिकल काइनेटिक्स हो, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, सामने के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि सामने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पीछे के टॉपिक्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमेशा रेट लॉ यही सारी चीज़ें देते हैं, वो स्टार्टिंग में ही है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जैसे चैप्टर्स की बात करोगे तो उसके पीछे के टॉपिक्स आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाले की बात करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो वहाँ पे भी पीछे के टॉपिक्स आते हैं। मतलब बड़े चैप्टर्स में तो यार पीछे के टॉपिक्स हमेशा जनरली देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको जो लास्ट के 3-4 टॉपिक होते हैं ना यार, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तुमको क्या होगा, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कोई सब टॉपिक्स है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर उठाओ, है ना। अब वो सब टॉपिक को देख करके पहले तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भैया क्या मुझे इससे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या। सोचो, अगर मैं तुमको ये बोलूँ बेटा कि तुम्हारे 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आना एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं, मतलब 25 से 30-35 क्वेश्चन तो तुम्हारे बड़े नंबर वाले क्वेश्चन खींच रहे हैं। और अगर वो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन खींच रहे तो सबसे पहले किसकी तैयारी करोगे? अरे उस बड़े नंबर की प्रैक्टिस करोगे ना। और बड़े नंबर में ट्रिकी क्वेश्चन डाल ही नहीं सकता, ट्रिकी क्वेश्चन वो डालेगा बेटा छोटे नंबर में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। यानी कि जब तुम्हारा बड़ा नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है तो पहले उनकी तैयारी करना शुरू करनी है। इस कारण से हम बोलते हैं बेटा पहले सब टॉपिक्स का वेटेज देखो और लास्ट टॉपिक्स का पहले इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर करो। अब उसको प्रिपेयर करने का तरीका ये हो सकता है यार, तुम तो किसी बुक से रीड कर लो या फिर कहीं पे वीडियो में लेक्चर देख लो उस सेपरेट टॉपिक का, है ना। एक टाइम स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प से जाकर के तुम उस सेपरेट इसका पूरा का पूरा वो देख सकते हो, है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ बतानी थी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसको थोड़ा सा छोटे इसमें रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस पूरे वीडियो को। क्योंकि ऑब्वियसली एक बात है कि एक वीडियो तो हमने, है ना, अच्छा खासा बनाया था 30-40 मिनट का, बर्बाद हो गया, ठीक है। तो सिलेबस में सब टॉपिक्स का वेटेज चेक करो, है ना। जनरली लास्ट टॉपिक्स आते हैं। अब कुछ टॉपिक्स है ना, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसके सामने के टॉपिक्स में पूछ सकता है। दूसरा ये तुमको करना है कि यूज़ एआई। भैया यूज़ एआई क्यों? देखो मैं इसका पहले तुमको सही से बताऊं कि पहले तुमको दूसरा टॉपिक ये है कि तुमको मैक्सिमम PYQ सॉल्व करने हैं यार, मैक्सिमम PYQs सॉल्व करनी है। भैया ये PYQs कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। PYQs कैसे, अच्छा जिस आदमी को PYQs का फुल फॉर्म नहीं पता, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा एक काम कर, 10 साल के पहले तो तू क्वेश्चन पेपर ढूंढ और क्वेश्चन पेपर निकाल CBSE का। मुझे पता है, देखो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, भैया हमारे पास तो ये गाइड है, वो गाइड है, फलामा ढिमका बुक है, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मत पढ़ उससे, मत पढ़। मैं कह रहा हूँ तो वैसा ही फॉलो करना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही फॉलो करना, तभी जाकर के तुम लोग सही से कर पाओगे। अगर बुक्स के अंदर से मुझे देखने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो। भैया 2019 में, 2018 में, 2017 में रिपीट हुआ है, इस साल तो नहीं होगा, ठीक है। देखा है ना आशीष चंचलानी वाला वीडियो, ठीक है, सब कोई देखे होंगे, ठीक है। अरे ये तो इस साल आया, इस बार नहीं आएगा, और ये इस साल नहीं आया है, इस साल आएगा। तो ये प्रिडिक्शन वाला काम तुम मत करना बेटा,
ये तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, ना करो तुम, ज़्यादा ही बेहतर है, उस चीज़ को छोड़ ही दो। तुम सीधा सीधा एक कार्य करो कि भैया जो क्वेश्चन पेपर है, मैं सीधा क्वेश्चन पेपर निकालता हूँ और उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स निकालना शुरू करता हूँ। और आंसर्स निकालने के लिए मुझे किसका यूज़ करना है? मुझे यूज़ करना है बेटा एआई का। यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? हाँ ना, ये तो नौकरियाँ खा जाएगा। अरे ये सारी बातें बकवास है, क्योंकि तुम अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करो यार, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये बैक बेंचर स्ट्रेटेजी है, ये कोई टॉपर से स्ट्रेटेजी नहीं है। इसको ब्रेक करके, इसको कर करके तुम बहुत ज़्यादा टॉप नहीं मारने वाले, 90-95% नहीं आएगा। हाँ, पास हो जाओगे, पास होने के बाद 75%, 85% तक अचीव कर सकते हो, गारंटीड, क्योंकि तुम तैयारी लास्ट मोमेंट पे शुरू कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि लास्ट मोमेंट में तुम लैप लेकर के पूरे 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर दो, ठीक है। इतना तेज तो फ्लैश भी नहीं है, ठीक है। नहीं भैया, फ्लैश इज़ वेरी फास्ट। अरे ठीक है, वो फ्लैश तुम्हारा फास्ट है, तुम नहीं हो, समझे, तुम तो स्लो ही हो ना, कछुए कहीं के। अब सुनो, है ना भैया, हम कछुए नहीं हैं, हम खरगोश हैं। बोलो बोलो, मैं रोस्ट करूँगा बेटा तुमको, बोलो बोलो, खरगोश हैं तुम, है ना, खरगोश, आलसी आदमी। चलो, तो सिलेबस में तो तुमको पहले क्या करना है, सब टॉपिक्स और उसका वेटेज देख लेना है। उसके बाद लास्ट के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमको भैया मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है मैं वो तुमको बता दूं कि भैया हमको एआई का यूज़ करना है। एआई में तुम लोग यूज़ करना जीपीटी यार, है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो जीपीटी यूज़ करो। उसके अलावा बहुत सारे एआई टूल्स हैं तुम लोग डिफरेंट यूज़ के लिए। डिफरेंट यूज़ कैसे? तुम नोट्स बना सकते हो, बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जिसके लिए तो साथ तुम नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो तुम्हारे लेक्चर के अंदर से चीज़ों को ट्रांसक्रिप्ट करके नोट्स बना करके देंगे। मतलब जो लेक्चर है ना, जैसे 1 शॉट का लेक्चर है 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो हम लोग बोलते हैं उस चीज़ को ट्रांसक्रिप्ट करके, ट्रांसक्रिप्ट मतलब उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, उसको एक प्रॉपर नोट्स का कन्वर्जन करके तुम लोग को दे देगा। ऐसा भी होता है, सोचो। हाँ, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि हम लोग नॉर्मली जब बता रहे होते हैं तो हम लोग हंसी मजाक ये सारी चीज़ें भी करते हैं, वो उसको भी ट्रांसक्रिप्ट कर देगा, है ना। तो उस चीज़ को हालांकि मत फॉलो करना, ठीक है। वो कुछ जनरल वीडियोज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जो कि है ना किसी स्पेसिफिकली टॉपिक्स के लिए बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, तो वो सारी चीज़ें हालांकि रहती हैं, लेकिन तुम लोग उसका यूज़ मत करना, है ना। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि तुम जीपीटी का यूज़ करो, दैट इज़ बेस्ट, है ना। और फिलहाल के लिए मेरे को लगता है कि जीपीटी एकमात्र एआई है जिसको तुम यूज़ करना सही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम तीसरे चौथे इसमें मत जाओ, ठीक है। ज़्यादा एआई में नहीं फंसना है, सिर्फ थोड़ा सा ही एआई का यूज़ करना है। और एआई का यूज़ ऐसा करना है यार कि तुमने जो पीवाईक्यू खोला है ना, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से खोला होगा, उसके अंदर पहले शॉर्ट आंसर्स होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को क्या करो, है ना, उस क्वेश्चन को क्या करो, सिंपली, है ना, उस क्वेश्चन को लिखा लो, ठीक है। उस क्वेश्चन को निकालो, जो है जो भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को करो बेटा कॉपी, है ना, और कॉपी करके कर दो पेस्ट। कॉपी करो, है ना, क्वेश्चन पेपर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में निकालो, उसको कॉपी करो, उसको करो पेस्ट, किसके में, प्रॉम्प्ट में। और प्रॉम्प्ट में उसके साथ में ना यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख देना कि बेटा ये 1 मार्क क्वेश्चन है, मुझे इतने वर्ड लिमिट्स के अंदर चाहिए, एंड ऑल जो भी तुमको कमांड था ना देना रहता, वो कमांड दे देना। फिर जीपीटी को एक ही बार कमांड देने की जरूरत है, उसके बाद तो हर बार मार्क्स बताते जाओगे क्वेश्चन का, वो समझ जाएगा कि मुझे कितना मार्क्स देना है ना। तो वो एक बार कमांड दे देना, एक प्रॉम्प्ट दे देना, उसको समझ जाएगा। फिर उसके बाद तुम कंटिन्यूअस क्वेश्चन डालते जाओ, वो तुमको आंसर बताते जाएगा। इस तरीके से भैया मैंने क्वेश्चन आंसर करके निकाल लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, काम खत्म। इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। मैं इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करते जाऊंगा। अब बेटा जो तुमने ये करा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन के बाद पेस्ट करने के बाद आंसर निकाला है, इस आंसर को और इस क्वेश्चन को अगर तुम्हारे पास समय है तो कॉपी में नोट करो, है ना। क्वेश्चन लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ। भैया क्यों? देखो क्वेश्चन आंसर ही तुमको पूछने वाला है एग्जाम के अंदर, है ना। अब फिर बहुत सारे बोलेंगे भैया रिपीट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? बेटा पहली बात तो रिपीट होंगे क्वेश्चन, गारंटीड है कि रिपीट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं, वो भी हर साल। दूसरा ये, अगर रिपीट नहीं होगा तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। सवाल बदल जाएगा, सवाल का मतलब नहीं बदलेगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। आंसर वही लिखना है, थोड़ा तोड़ मोड़ के लिखना पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा, तो तुम कर ही लेते हो, है ना। वो फेंकने वाला काम तो तुम कर ही लोगे, पर मेन कंटेक्स्ट तो पता चलेगा ना कि तुमको पढ़ना क्या है। जब तुम ये करना चालू करते हो तो आधे से ज़्यादा तुमको कंसेप्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है यार। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ना चालू करो, चैप्टर जल्दी कवर होते हैं। ये 1.5 महीने के अंदर कवर करना है, बहुत आसान सा तरीका है। इसको कॉपी पेस्ट करो, अगर नोट करो, और अगर बिल्कुल समय नहीं है तो रीड मारते जाना, एक बार में रीड मारते जाना। अब मुझे पता है बहुत सारे आलसी लोग क्या करेंगे, भैया नोट करेंगे ही नहीं, सिर्फ रीड करेंगे। तो बेटा रीड भी कर रहा है तो थोड़ा दिमाग में तेरे कम घुसेगा, है ना। तो ये तो रीड हमेशा लास्ट मोमेंट पर किया जाता है, अगर टाइम है तो उसको लिख ले, है ना। मेरा तरफ से यही सजेशन है, लिख लेना। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज। और कितने साल के करो, कम से कम 5-10 साल के तो कर ही लो यार,
5-10 साल के तो करना है, तब जाकर के तुमको आंसर्स जो है वो प्रैक्टिस होंगे, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जब सिलेबस खोलोगे और ये चीज़ करोगे तब जाकर के तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे होगा, हाँ। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत तगड़े तरीके से समझाया था, लेकिन अब दोबारा बनाओ तो वही मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो देख लेना, है ना, ज़रा समझ चलना। तीसरा हमको करना है भैया सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है? सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। किस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करना है? देखो सैम्पल पेपर इस तरीके से सॉल्व करना है, पहले अनसॉल्व करोगे फिर सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा भैया? इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बेटा, इससे कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। कैसे इंक्रीज़ करता जाएगा? ध्यान से सुनना। देखो यहाँ से तुमने जो प्रैक्टिस किया है, जो यहाँ से रीड किया, क्वेश्चंस को ये किया वो किया, सिलेबस को कवर किया, तो अब तुम क्या करोगे ना, एक क्वेश्चन जब देखते हो, है ना, इसके अंदर जब तुम क्वेश्चन देखते हो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ क्लिक करती है कि ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है और मुझे इसका जवाब आता है, अब मैं उसको लिखूँगा। अब पहली बार जब तुमको ये फील होगा कि भैया ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है और मुझे इसका जवाब आता है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा। अब इस कॉन्फिडेंस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ तुमको इसको कंट्रोल भी करना है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यानी कि सैम्पल पेपर जब तुम सॉल्व करना चालू करते हो तो सॉल्व सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद तुम आंसर रेटिंग करते हो, है ना, आंसर लिखोगे क्वेश्चन देखने के बाद कि ये तो मुझे आता है। अब उस आंसर को चेक करो आंसर शीट के साथ, मतलब जो पीछे में आंसर दिए हुए हैं। अब तुम एक टीचर के मेंटालिटी के साथ चेक करना और जितने हो सके उतने मार्क्स काटने की कोशिश करना। और अगर तुमसे अपने खुद के मार्क्स नहीं काटे जाते बेटा, तो एक काम करो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिसके तुम्हारी से नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ब्रदर एंड सिस्टर, वो जब चेक करेंगे तो जी खोल खोल के मार्क्स काटेंगे तुम्हारे। और जितना मार्क्स काटेंगे ना, जितने छोटी छोटी बातों पर, उतनी ही छोटी छोटी बातें तुम्हारी इंप्रूव होगी और एग्जाम में जाकर के उतना बेटर करके आओगे। तो है ना, घर में जाके तुमको फुल नहीं लाना है, जाके पेपर में लेकर के आना है। होशियार आदमी, है ना, जब भी मैं चेक करता हूँ, है ना, कोचिंग में क्वेश्चन पेपर, भैया मार्क्स दे दो हमको, है इतना। अरे बेवकूफ़ इंसान, मेरे मार्क्स देने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में तुमको मार्क्स कमाने हैं, इस कारण से मार्क्स अगर कटते हैं तो उसको रोना नहीं है बैठ करके, उसको समझना है कि यहाँ पर हम लोग को और इम्प्रूव करना है। यहाँ से कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ भी होगा और डिक्रीज़ भी होगा, कंट्रोल होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देगा। इसलिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और ये लास्ट मोमेंट की बातें हैं यार, लास्ट मोमेंट के, अगर तुम्हारे पास टाइम है तब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। क्या ये 3 स्टेप करके तुम 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में या 2 दिन में अपना सिलेबस कवर कर सकते हो? यही करके हम सिलेबस कवर करते हैं कॉलेजेस के अंदर। समझ में आया? कोई नया तरीका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा बेटा। देखो कॉलेज के अंदर क्या होता है, हर हफ्ते कोई ना कोई एग्ज़ाम होता है। कभी असाइनमेंट हो गया, कभी मिड टर्म हो गया, कभी क्विज़ हो गया, ठीक है, कभी क्लास टेस्ट हो गया, फिर मिड सेम आ जाएगा, फिर एंड सेम आ जाएगा। हमेशा एग्जाम ही चलते रहता और आदमी इतना एग्जाम से त्रस्त हो जाता है कि उस एग्जाम में ध्यान नहीं देता। अब एग्जाम में ध्यान नहीं देता तो वो कुछ ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ बैक बेंचर स्ट्रेटजी लगाएगा। आखिर में सिर्फ सबको पास ही होना होता है एग्जाम्स के अंदर, कॉलेजेस में, है ना, और सब के सब यही तरीका अपनाते हैं, गारंटी यही तरीका। टॉपर से लेकर के बैक बेंचर से बैक बेंचर, सारे के सारे एक ही तरीका अपना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं भैया पहले से पढ़ेंगे, हम ईमानदारी के साथ करेंगे, वो अलग होते हैं ना, वो तुमको पता है, वो ब्रीड ही अलग है ना, वो ब्रीड अलग है, वो इंसानों की ब्रीड अलग है, हमारी अलग है, ठीक है, हमारी अलग है, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं आज तुम लोगों के साथ अपना बैक बेंचर जो स्ट्रैटेजी होता है यार, जो बैक बेंचर स्ट्रैटेजी ना, बैक बेंचर सीक्रेट ऑफ पासिंग द एग्जाम, ठीक है, अगर ये कर लिए ना तुम, तुम्हारे टीचर बोले साल भर तो पढ़ते नहीं थे, पास कैसे हो गए? यही वाला चीज़, ये लाइक तो कोई और मीम डाले हुए थे, ठीक है, उसमें ऐसे क्या तो था, सैफ अली खान, हाँ, तो सैफ अली खान पूछता रहता है ऋतिक रोशन से, पढ़ते तो नहीं मतलब वो तो खैर तुम्हारे वो जो भी था, ठीक है, एक बार मीम देख लेना यार, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत मीम डाल रखे मैंने, ठीक है, शॉर्ट्स में अपलोड करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रा, है ना, तुम 3 ये तरीका ट्राई करो, तुम्हारा 1.5 महीने क्या, तुम 1 हफ्ते में तुमने सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, गारंटी है मेरी, गारंटी है। मैं यही फॉलो करता हूँ बेटा। एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो यार, टेंशन इतना ज़्यादा लेते हो, उफ, इतने से पिद्दी से, ठीक है, हाइट और शरीर से बड़े हो, दिमाग से नहीं बड़े हो, पिद्दी से ही हो, और दिमाग इतना लगाते हो कि पूछो मत। भैया ये बुक करते हैं, वो बुक करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे होशियार आदमी, 1.5 महीने में इतना कवर नहीं होगा तुमसे, जितना हो पाएगा उतना पहले कर लो, बाद में समय बच रहा है तुम्हारे पास तो करो ना, ये बुक करो, वो बुक करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब कर लो। पर 1.5 महीने में पढ़ना नहीं चालू किया हो तो मोह करना तो बंद करो, एटलीस्ट पढ़ना तो स्टार्ट करो। पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी तो समझ में आएगा कि किस तरीके से कवर करना है।
तो ये 3 तरीके तुम लोग को फॉलो करने हैं। अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ कि बेटा हम लोग को सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 तरीका तो तुम्हारा हो गया मास्टर स्ट्रेटजी, ठीक है, या बैक बेंच स्ट्रेटजी, जो बोलना है बोलो, ठीक है। मैं कोई प्लानर वैनर नहीं देने वाला, तुम्हारा जो मन करता है, जब मन करता है वो चैप्टर उठा करके पढ़ाई करो। अब सिर्फ पढ़ाई करो यार, है ना। ये बात नहीं है कि हमको बस ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कोई बहाना नहीं है ना। तुम लोग में से बहुत सारे लोग भी हम लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, हम लोग प्लानर बना लेते हैं कि हम लोग इस तरीके से प्लान करते हैं कि हम इस टॉपिक को इस तरीके से इतने दिन में इतने घंटे में कवर कर लेंगे। मत कर, तेरे पास कोई समय नहीं है। और अगर ये सब तू कर पाता तो तू पहले ही कर लिया होता, अब तक का वेट नहीं कर रहा होता। समझ में आया कि नहीं आया बात, है ना। अगर ये तू कर पाता तो तू पहले कर लिया होता, अब काहे करेगा। जब 1.5 महीना बचा है, अब जा करके तू स्ट्रैटेजी या प्लान अप्लाई करने वाला है, तो तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, ये तुम्हारे है ही नहीं। देखो अगर तुमको एक सच्ची बात बताएं, है ना, तो हर स्टूडेंट की एक कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, है ना, हर स्टूडेंट की होती है। अब तुम्हारे अंदर ये स्ट्रैटेजी वैटेजी फॉलो करने वाला जो वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन होता है, या फिर ये होता है कि हम बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना करके एकदम फॉलो करेंगे, ये तुम्हारे है ही नहीं, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम्हारे लिए बना क्या है कि तुम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, और मेरे हिसाब से तुमको सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए। भाड़ में जाइए, स्ट्रैटेजी वैटेजी किसी काम की नहीं आती, सिर्फ तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है बेटा, बेवकूफ़, ठीक है। तुम मासूम से बच्चे, तुमको तो कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। अब हज़ारों टीचर, लाखों टीचर, या फिर कोई जो टीचर नहीं है वो भी आकर के तुम्हारे सामने क्या फेंकना चालू कर देता है कि तुम लास्ट के 2 महीने में ऐसा पढ़ो, 1.5 महीने में ऐसा पढ़ो, ये स्टडी प्लान बनाओ, वो स्टडी प्लान बनाओ, और उसके बाद तुम्हारे को हम सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर के प्लान हम तुमको बताने वाले हैं कि 95% कैसे फोड़ दोगे। अच्छा बेटा कैसे फोड़ोगे, ज़रा मुझे बताना। जो आदमी साल भर मेहनत किया है, जो आदमी साल भर पढ़ाई किया है, उस आदमी ने डिजर्व करता है 95%, वो लेकर के आएगा 95%, तो समझ में भी आता है। तुम 1.5 महीने में पढ़ के 95% ले आओगे? इतने दिमाग वाले हो, इतने खास हो? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे वीडियोस को देख करके बेवकूफ़ नहीं बनना है तुमको, वो वीडियोस देख करके तुमको बेवकूफ़ नहीं बनना है, तुमको तुम्हारा दिमाग यूज़ करना है ना। दिमाग यूज़ करके सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जो मैंने तरीका बताया है बेटा, ये तरीका 100% वर्किंग है। सारे के सारे कॉलेजेस में इसी तरीके से पढ़ाई होती है, और तुमको अभी इस वक्त इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मिनिमम टाइम में सिलेबस कवर करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। और अगर इसके अलावा कोई तरीका तुम अपनाना चाहते हो तो बिंदास फ्री तरीके से अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात मान करके तुम इस तरीके को फॉलो करोगे तो ऑब्वियस ये बात है, तुम्हारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जिसमें जाकर के तुम कुछ और कर सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो मैं उन लोगों को बोलता बेटा बहुत सही कर रहे हो, तुम वही 1 शॉर्ट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद अपने आप को रिवाइज करो, जैसे मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ। पर ऑब्वियस ही बात है ना, अगर तुम अब तक नहीं कर पाए हो तो तुमसे 1 शॉट भी नहीं होगा बेटा। सोचो 4-5 घंटे का 1 शॉट लेक्चर होता है, तुमसे अगर वो भी नहीं देखा जा रहा है, तुमसे वो भी नहीं हो पाता है, तो तुम नहीं कवर कर पाओगे। और ये सत्य है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया? अब सुनो, हाउ टू अप्रोच सब्जेक्ट्स, हाउ टू अप्रोच सब्जेक्ट्स, हाउ टू अप्रोच सब्जेक्ट्स। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। भैया पहला फिजिक्स, ठीक है, हमारा सबका बहुत लोगों का जानी दुश्मन है फिजिक्स। पता नहीं कहाँ है, इतना प्यारा सब्जेक्ट, इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट तुम लोगों को पसंद नहीं आता। पता नहीं कैसे साइंस के स्टूडेंट्स हो यार। सबसे पहली बात भैया फिजिक्स को अप्रोच करने के लिए तुमको अगर एग्जाम की तैयारी करनी है बेटा, सबसे पहले थ्योरी पढ़ो। थ्योरी से 60% क्वेश्चन बनते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन फिजिक्स के जब ऐसे ही नाम आता है सबके सब न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स बनाए जा रहे हैं। अरे यार तुम्हारा अगर एग्जाम सर पे है, न्यूमेरिकल्स बनाना सही है, कंपटीशन के अंदर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछता है, वो भी जेई के अंदर, नीट के अंदर नहीं, जेई के अंदर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछता है। लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, नीट तो छोड़ी दो, मैं अभी कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में तो तुम 1.5 महीना वाला अलग स्ट्रैटेजी रहेगा। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ थ्योरी से 60% क्वेश्चन बनते हैं बेटा। 20% क्वेश्चन तुम्हारे डेरिवेशन के होते हैं, 20% क्वेश्चन, और उसके बाद 20% क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। भैया ये बात तो चाहिए नहीं है ना, हमको कुछ हिसाब में गड़बड़ लग रहा है। अरे होशियार आदमी, ये हिसाब नहीं है, मैं प्रायोरिटी के लिए ये परसेंटेज लिख रहा हूँ यार। सोचो ना, 60% क्वेश्चन थ्योरी से ही आता है। वर्क फंक्शन क्या है ना, ये क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करो, है ना, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन थ्योरी ही तो कहलाते हैं। थ्योरी के तो 60% क्वेश्चन है। बचा तुम्हारा डेरिवेशन 20% और बचा तुम्हारा न्यूमेरिकल्स 20%।
तुम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हो बेटा, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अरे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, तुम्हारा सेल्फ डाउट को जाना लगता है, भैया हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बना, हमको सेल्फ डाउट हो रहा है कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमको सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे होशियार आदमी, अगर तेरे को ये सेल्फ डाउट दे रहा है तो इसको लास्ट में कर, पहले इसको कर, फिर इसको कर। और न्यूमेरिकल्स कोई बहुत कठिन वाला देने वाला नहीं है, तुम लोग को आसान सा न्यूमेरिकल्स देता है यार। पता नहीं कहाँ है कि तुम लोग फंसे हुए हो। ये आधा से ज़्यादा ना तुम लोग गलत इन्फॉर्मेशन ले लेकर के यूट्यूब से आधे से ज़्यादा दिमाग का खर्चा कर रखो। भैया ये तो हो गया फिजिक्स को प्रिपेयर करने का तरीका। सबसे पहले हमको थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद डेरिवेशंस पढ़ना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं यार, तो केमिस्ट्री के अंदर अगेन तुम्हारे पास 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है फिजिकल, दूसरा है तुम्हारा इनऑर्गेनिक और तीसरा है तुम्हारा ऑर्गेनिक। भैया फिजिकल के अंदर तुमको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। पर यहाँ पर बात थोड़ी सी पलट जाती है यार। अगर तुम यहाँ पर कोशिश करो तो न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट 60% चांसेस होते हैं और थ्योरी के 40% चांस फंसते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भैया फिजिकल के अंदर हम लोग का न्यूमेरिकल्स ही आएगा क्या, थ्योरी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। थ्योरी से भी क्वेश्चन होते हैं फिजिकल के अंदर, समझते क्यों नहीं हो। ये जो परसेंटेज लिख रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इतने % क्वेश्चन आएंगे, ये इतने % चांसेस हैं। चांसेस मतलब समझते हो कि हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना बेटा, ऑलमोस्ट सोच के चलो 60% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हम लोग को इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ तुम लोग को, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एक कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अरे हो सकता है ये 30% आए, ये क्या बोलते हैं 10% आए, या हो सकता है ये 30% आए, ये 10% आए, है ना। परसेंटेज ऐसा क्वेश्चन वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, प्रायोरिटी वाइज समझो, प्रायोरिटी वाइज किस क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं फिजिकल। क्योंकि सिर्फ 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर के अंदर से तुमको क्या पूछ लेगा बेटा, थ्योरी के अंदर, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स डाल देता है, इस कारण से न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने बोल देता है, मोलारिटी कैलकुलेट करने बोल देता है, कभी टेम्परेचर दे करके तुमको ऑर्डर हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ का कैलकुलेशन आ जाता है। ये सारे थोड़ी सी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल देता है यार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल देता है, थ्योरी क्वेश्चन एक आध दो टोक डालता है ना, फिजिकल वाला। इनऑर्गेनिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को प्रिपेयर करने हैं यार। इनऑर्गेनिक तो इतना आसान है, पता नहीं कहाँ बच्चे लोग इसको हलवा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो तुमको गिव रीजंस पता होने चाहिए, भैया गिव रीजंस मतलब अरे वही भैया, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, वही सारी चीज़ें तो होती हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताइए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, या डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाती हैं। एफ ब्लॉक मतलब डी एंड एफ ब्लॉक, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ यार, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में गिव रीजन एक दो लाइन के आंसर होते हैं, फटाफट से गिव रीजन में तुम लोग को आंसर देना है। ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के तुम्हारा आंसर निकल जाता है गिव रीजन के अंदर, और गिव रीजन के अंदर रिपीटेडली एक ही चीज़ रिपीट हो रही होती है। बहुत बार तो रीज़न सेम है यार, हर टॉपिक के लिए रीज़न सेम होता है, तो गिव रीजंस के जैसे क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। और जब तुम PYQ सॉल्व करोगे गिव रीजन के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तुमको पता होंगे, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन, और 90% क्वेश्चन के आंसर जब तुम GPT से निकाल लोगे तुमको पता होंगे। बचा क्या तुम्हारे पास यार गिव रीजंस के बाद, भैया गिव रीजंस के बाद तुम्हारे पास एक IUPAC नेमिंग वाला क्वेश्चन गारंटीड देखने को मिलता है। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन से आता ही है, ये वाले क्वेश्चन तुमको गारंटी देखने को मिलेंगे। तीसरा जो है वो थ्योरीज से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कुछ थ्योरीज है, VBT बनाने का आता है ना, उसके अंदर वो स्प्लिटिंग एनर्जी दिखाने के याद आता है, तो कुछ थ्योरीज रहते हैं, वहाँ से कुछ 3-4 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ से एक तो क्वेश्चन आता है। बाकी IUPAC नेमिंग और गिव रीजंस, यही क्वेश्चन के ये टाइप्स होते हैं जो तुमको इनऑर्गेनिक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, है ना, ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक कैसे कवर करनी है भैया, ऑर्गेनिक कैसे कवर करनी है। देखो ऑर्गेनिक में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं, दैट इज ROR कंपेयर करो, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो, या फिर रिएक्टिविटी कंपेयर करो, उसके बाद तुमको दे देता है एसिडिटी है ना, बेसिसिटी, ये सारी चीज़ें कंपेयर करो, या फिर आखिरी में बोलता है स्टेबिलिटी कंपेयर करो, है ना, जो कि करना तो तुम्हें सेम ही है। तुम स्टेबिलिटी लिख लो, स्टेबिलिटी, ये कंपेयर करने वाले क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं। और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया, IUPAC नेमिंग गारंटीड क्वेश्चन, IUPAC नेम लिखो इस फॉलोइंग चीज़ों का, IUPAC नेम लिखने वाला क्वेश्चन आता। 3 नंबर का इधर से IUPAC नेम, 3 नंबर का इधर से, 6 नंबर तो तुम्हारे फोकट में आते हैं, IUPAC नेम लिखने वाला आता। और क्या आता है, रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला आता है,
रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन पूछता है। और क्या क्वेश्चन पूछता है यार, कभी कभी एक स्पेसिफिक रिएक्शन या फिर टॉपिक्स के बारे में पूछता है। स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब जैसे कि रिएक्शन कंप्लीट करने वाले में क्या पूछ सकता है, नेम ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, या फिर तुमको पूछ सकते हैं बेटा वो रिएजेंट, हाँ, और रिएजेंट, हाँ, ये 3 चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकता है जब रिएक्शन कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आता है। भैया स्पेसिफिक रिएक्शन बोल रहा है मतलब वो सीधा एक नेम दे देगा, नेम रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसके बारे में लिख करके बताओ, है ना, इसके बारे में लिख करके बताओ। सेटजेफ के बारे क्या बोलते हैं हम, जैसे कुछ भी दे सकता है ना। फिर कभी कभी पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि सेटजेफ रूल्स क्या होता है ना, वुल्फमैन क्या होता है, कौन सी चीज़ में हम लोग का ज़्यादा क्या बोलते हैं ब्रांचिंग दिख रही है, तो कहाँ पे अपने को कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 क्या होता है, मैकेनिज्म के बारे में बताओ, E1 मैकेनिज्म क्या होता है, E2 मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो कभी कभी, है ना। तो तुमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, तुमको तो रेट ऑफ रिएक्शन ये सारी क्वेश्चन पढ़नी है, IUPAC हो ही जाता है यहाँ पर। और एक और चीज़ है जिसको तुमको कर लेना चाहिए बेटा, GOC कवर कर लेना चाहिए। अगर तुमने GOC कवर कर लिया तो तुम्हारे मैक्सिमम दुख दर्द ऑर्गेनिक के कवर हो जाते हैं। तुमको सिर्फ GOC कवर करना है। और दूसरा एक काम करना है कि तुमको इस तरीके से एक टेबल बनानी है जिसके अंदर तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे नेम ऑफ रिएक्शन लिख देना, यहाँ पे लिख देना उसका DM कैसे होता है मतलब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, और यहाँ पे लिख देना रिएजेंट का नेम, सिंपल सी बात, रिएजेंट का नेम लिखो। और अगर तुम्हारे पास जगह हो तो यहाँ पर फंक्शंस भी लिखते चलना, रिएजेंट का फंक्शन लिखते चलना। मतलब अगर तुम चाहो तो रिएजेंट और उसका फंक्शन वाला अलग से चार्ट बना सकते हो और ये वाला एक चार्ट अलग से बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पास ये 2 चार्ट्स होनी चाहिए, एक होनी चाहिए रिएक्शन के लिए और एक होनी चाहिए बेटा रिएजेंट के लिए। एक होनी चाहिए रिएक्शन के लिए, एक होनी चाहिए रिएजेंट के लिए। 2 चीज़ मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ मैं सुनो। कभी कभी ये करता है कि वो जैसे कि तुमको अल्कोहल से मदद करता है ना, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब रिड्यूस कराते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। अब वो किसी और टाइप का अल्कोहल देकर के तुमको पूछ देगा कि बताओ यहाँ पर ये रिएजेंट डालने से क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो कंप्लीट करना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल रिएक्शन कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस, इसमें अगर मुझे रिएजेंट का फंक्शन समझ में आ जाए तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करो कंसनट्रेटेड H2SO4 की, तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 का काम अलग होता है ना। उसका काम होता है भैया H+ देना। इसका अर्थ ये है कि अगर तुमको फंक्शन याद हो रिएजेंट्स का तो तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर एक रिएक्शन को सोच सकते हो कि भैया यहाँ पर ये चीज़ होने वाली होगी। और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट यार, हर चीज़ को रट्टा नहीं मारा जाता है, समझना पड़ता है चीज़ों को। रिएजेंट देख करके तुमको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर ये हरकत करेगा, और अगर ये हरकत करेगा तो ये वाली रिएक्शन हो रही होगी, ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना है, समझिए। तो फंक्शंस याद करो यार, रिएजेंट्स के फंक्शन याद करो, यही एक तरीका है पढ़ने का। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको डिफिकल्टी जाती है, बाकी बायोलॉजी वाले बायोलॉजी कर ही लेते हैं और मैथ्स वाले मैथ्स कर ही लेंगे, उम्मीद तो है, ठीक, उम्मीद तो है। और अगर तुमको उसमें भी कुछ हेल्प चाहिए हो गया तो बता देना, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी सब्जेक्ट यू विल आस्क मी। कॉमर्स वालों को छोड़ के, कॉमर्स से हमारा नाता नहीं है, लेकिन हाँ कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं यार जो ऐसा नहीं है कि मुझको आते नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है मैं उसको रिलेटेड हर जगह ज्ञान नहीं दे सकते, है ना। अगर हमको नहीं है किसी चीज़ का नॉलेज तो हम नहीं बता सकते, है ना। तो कॉमर्स को छोड़ करके अगर साइंस के स्टूडेंट हो या तो साइंस के क्वेश्चन में कोई भी पूछो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे बताएंगे। थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स फॉर फिजिक्स, है ना। बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, तुम लोग एक बार देख लो। और कहीं पर भी कोई भी समस्या, किसी भी तरीके की कोई मतलब ऐसा रहता है कि भैया हमको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, बेझिझक पूछ। एकदम बेशर्मों वाला क्वेश्चन भी होगा ना बेटा तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है, सामने पूछोगे तो थप्पड़ खा सकते हो, ऑनलाइन में क्या ही होगा, ठीक है। और मैं हेल्प करूँगा यार, हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। डांट नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, ना ही किसी चीज़ के लिए मैं ऐसे ताने मार रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। समझने की कोशिश करो कि अगर तुमने साल भर बेटा तैयारी नहीं की है ना, तो 1.5 महीने के अंदर सिर्फ एक ही तरीका बचता है कंप्लीट करने का, जो कि मैं बता रहा हूँ। अगर दूसरे किसी तरीके से जाते हो तो उसमें रिस्क है। मैंने बेटा ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ाना शुरू किया है, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे पता है कि बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स का बिहेवियर पता होता है। सारे स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट को मैं देख करके बता सकता हूँ बेटा तू ये चीज़ कर, तेरे से इसी चीज़ से फ़ायदा होगा। अब हालांकि अब ऑनलाइन में क्या होता है कि सबके लिए देख करके बनाना होता है। तो यार एक ये स्ट्रैटेजी थी, अगर बहुत से लोगों को मुझे टेलीग्राम पे दिक्कत लग रही थी, ठीक है, सारे के सारे मोए कर रहे थे, तो आई गेस कि तुम लोगों को कम टाइम पे किस तरीके से सिलेबस कवर करना चाहिए ये सिखा देना चाहिए। तो ये वाली वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। होपफुली तुम लोग को ये हेल्प करे और ये लेक्चर से हेल्प हो, ठीक है। अब ऑब्वियस ये बात है कि ये वीडियो मैंने इसके पहले बनाई थी, है ना, ऑलमोस्ट दैट वाज लाइक 38 मिनट्स लॉन्ग और डिलीट हो गई। पता नहीं कैसे हो जाती है मेरे साथ, पर हो जाती है।
अब डिलीट हो गई तो उसके बाद दोबारा वैसे मतलब सोचो ना, एक बार कंटिन्यूस उसी चीज़ को बताया, दोबारा से उसी चीज़ को बताने में थोड़ा सा वो आ जाता है। इस कारण से हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि कहीं पे तुमको पसंद आया हो या कुछ हुआ हो, तो सॉरी यार, है ना, दिल से माफ़ी मांगेंगे आपसे। और यार ये चीज़ें कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है। ये करोगे तभी टॉप मार पाओगे, टॉप तो कर ही लोगे, ऑब्वियस बात है यार, यही सारी चीज़ तो पूछता है, इसके अलावा आएगा ही क्या। तुम पता नहीं टेंशन बहुत लेते हो बेटा। हम लोग कॉलेज में ना जितना तुम्हारा सिलेबस है उतना सिलेबस को 1 या 2 दिन के अंदर कवर करते हैं। तुम्हारा सिलेबस कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला सिलेबस नहीं है जो बहुत ज़्यादा ये होगा, हमसे कवर नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस बात है, हम भी 12th में थे, हमको भी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सबको लगता है कि ये तो हलवा है ना, आगे की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी हलवा ही है बेटा। अगर हम 2 दिन में कवर कर देते तो हलवा ही है सारी चीज़ें। तो अभी तुम छोटे थे ना, मतलब अभी तुम क्लास 12th में हो, इस कारण से क्लास 12th में, 11th में, 9th में, 10th में, किसी भी क्लास में हो, तो इस कारण से तुमको ये फील हो सकता है कि भैया हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, हमसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा। अब 10th वाले का सिलेबस देखोगे, 12th वाले बोलेंगे ये तो हमारे क्या बोलते हैं 4 चैप्टर के बराबर नहीं है इनका सिलेबस। पर उसको साइंस पढ़नी है, पूरी की पूरी रहती है, उसको भी लगती है कि नहीं भैया हमारा भी 10-12 चैप्टर है, सामने वाले का भी 10-12 चैप्टर है तो सबका यार, सबका सिलेबस रहता है, कवर करने का तरीका है अपना अपना। अब किसी ने नहीं शुरू किया है तो अब है उसके पास एक छोटा सा तरीका है ना। अब इसको बैक बेंचर स्टडी बोल लो, लास्ट मोमेंट हाउ टू कवर योर सिलेबस के लिए एक ट्रिक बोल लो, ये जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तरीका है जो तुम अप्लाई करने के बाद, है ना, अपनी डूबती हुई नाव को पार लगा सकते हो, डूबती हुई नाव को बचा सकते हो। तो होपफुली तुम लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है यार, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी में भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया, कोई पर्टिकुलर लेक्चर है जो तुम लोग को चाहिए, कोई पर्टिकुलर जो जैसे तुम लोग ना पढ़ाई करते समय प्रॉब्लम्स आने लगती है, भैया ये याद नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली शेयर करो। डेरिवेशंस के ऊपर तुम्हारे, है ना, एक सेपरेट लेक्चर आने वाली है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आने वाली है ना। रिएजेंट्स के ऊपर तुम्हारी एक जो लिस्ट बनानी चाहिए वो मैं खुद बना करके दूंगा, तुमको हेल्प करूंगा ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना। हो तो हमारे स्टूडेंट, तो हेल्प तो तुम्हारी करनी पड़ेगी जितनी हो सके। फॉर्मूला शीट ऑलरेडी मैंने बनाना शुरू कर दिया है, तो है यार, सारे कंटेंट्स तुम्हारे सामने बिल्कुल रख दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अपने तरफ से जितना ज़्यादा मेहनत कर सकोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, मेरे भरोसे इतने ज़्यादा नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना यार, किसी भी चीज़ के भरोसे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी कहीं ना कहीं तो तुम्हारी हालत ख़राब होगी। अपने भरोसे रहो और अपने भरोसे जितना हो सके उतना कंटेंट कंज्यूम करो, जितना हो सके उतनी जल्दी पढ़ाई करो, ठीक है। तुम्हारे लिए एक और मीम था ठीक है, उसमें अगर तुम लोगों ने एनिमल देख लिए है, ठीक है, तो उसमें एक फाइट सीन है जहाँ पे क्या बोलते हैं रणबीर कपूर सारे के सारे ऐसे मास्क पहन के आए रहते हैं ना, उन लोग को उड़ाना चालू करता है। तो बिल्कुल वही है। तुम भी ऐसे अपना हथियार उठाओ और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 उड़ाते जाओ सारे को, ठीक है, सबके सब उड़ा दो, एक ही रात में सारे के सारे ख़त्म कर दो। ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, सारे के सारे एक साथ उड़ा देना। चलो मिलते हैं तुम लोग से अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।